नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य भारत बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज मुख्यमंत्री कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष और अन्य विधायक आए थे। उनके क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा गया, प्रदेश की उन्नति पर बात की गई। सभी विधायकों को उनकी विधानसभाओं का विजन डॉक्यूमेंट बनाने को कहा गया है कि वे आने वाले 5 सालों में अपनी विधानसभा को कहां लेकर जाना चाहते हैं। आज यहाँ मेरे सीएम ऑफिस में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए। उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सरकार द्वारा जो किए जा रहे कामों के बारे में भी मैंने परस्पर चर्चा की है। खास करके जैसे हमने अपनी फसलों के सर्वे का पहले से ही आदेश दिया है जिला कलेक्टरों को कि अगर फसल खराब हुई है तो उसका सर्वे करें और उसका निराकरण करें। गौशालाओं की व्यवस्था अच्छी करने के लिए अनुदान बढ़ाने से लेकर के नगरीय क्षेत्र में खासकर उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर बड़ी बड़ी नगर निगम अपनी गौशाला बनाए ताकि आवारा पशु को वहाँ रखें। और गोधन को बढ़ावा देने के लिए बोनस दूध पे भी चालू करने के लिए, और दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बने। राज्य परिसीमन आयोग भी बनाया है जिसमें भविष्य में जिला, संभाग, तहसील इनको हम अपनी सीमाओं में बदलने के लिए सभी प्रकार के सुझाव भी लेंगे, जिससे जिनसे कठिनाइयाँ आ रही है रहवासियों को, स्थानीय वासियों को, वो अपने ठीक से कर ले। विकास के मामले में भी सरकार के द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया गया। सरकार जो कर सकती वो जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए। 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं, और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के दौर में जब मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम अपने मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी 5 साल में डबल करने वाले हैं। इस प्रकार से विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहां जनजातीय समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा उस पर एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह दिन भर चलेगी। हम भव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस को मनाने वाले हैं। जनजातीय समाज का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जनजातीय समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस पर एक दिन का एक कार्यशाला आयोजित है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के कुलपतिगण पधारे हैं, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं, और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जो पूरे देश में वनवासियों के विकास के लिए काम करने वाली संस्था है, जिसका केंद्रीय कार्यालय जहां से मैं आता हूं जिले से जसपुर वहां पर है। तो कल्याण आश्रम के भी पदाधिकारी हैं और दिन भर ये कार्यशाला चलने वाला है। और 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है, और हम लोग भव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस को मनाने वाले हैं। और हर जिले में भी जनजातीय गौरव दिवस को मनाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि जनजातीय समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, आपके बिरसा मुंडा, गेंद सिंह, अनेकों हैं जो इतिहास के पन्नों में खो गए। उसको हमारी सरकार फिर से देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास करेगी। आय बढ़ाने की जरूरत, महुआ और मिलेट्स को मतलब जनजातीय समाज की रक्षा के लिए आय बढ़ाना भी जरूरी है, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल आय बढ़ाना जरूरी है और लगातार उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बजट में सरगुजा और बस्तर संभाग को फोकस किया है, कि दोनों क्षेत्र जनजातीय बाहुल हैं। और आप लोगों को मालूम भी होगा कि जो तेंदुपत्ता है, जो हरा
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। काफी समय से नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे थे। मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान के हालात को देखते हुए कांग्रेस विधायक दल की ओर से हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। जिस तरह से प्रदेश में लोगों पर अत्याचार चल रहा है, SC ST की महिलाओं और छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है, कानून व्यवस्था को लेकर हमने मुख्यमंत्री से कहा कि जिस तरह से घटनाएं घट रही है और प्रदेश में भय का माहौल बन रहा है, इस पर तत्काल आपकी ओर से कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा और भी मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बातचीत की गई है। लिखित में अपनी तरफ से ज्ञापन दिया विधायक दल की तरफ से। कांग्रेस पार्टी चिंतित है कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहे, चाहे ST SC पे, चाहे महिला पे, बलात्कार को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि इस पे तत्काल इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही है और भय का वातावरण बन रहा है, इस पे तत्काल आपकी कार्रवाई होना चाहिए आपकी तरफ से। और अगर जो अधिकारी अगर नहीं कर पा रहे कार्य, तो उन्हें लाइन अटैच करें, नए लोगों को भेजें। इस बारे पे कांग्रेस पार्टी चिंतित थी, कांग्रेस के विधायक। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आपसे इन्होंने वादा कहा था कि हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, 2700 रुपये में गेहूँ खरीदेंगे। सरकार, चूंकि हमने विधानसभा में ये बात कही और इस बात को लेके पूरे प्रदेश के अंदर किसान नाराज है, इस बात को उनको कहा सोयाबीन और मक्का की फसल की जो अति पानी गिरने के कारण, अति वर्षा के कारण नुकसान हुआ, इस पे तत्काल सर्वे है और सरकार उस पर मुआवजा दे। ये हमारी प्रमुख मांगे थी। साथ में जो विधायकों के विकास कार्य थे, उन विकास कार्यों को लेके भी बात कही कि इसमें भेदभाव किया जा रहा है, कि हम चाहते हैं कि चूंकि वहाँ पर कांग्रेस ना बीजेपी देखते हुए, चूंकि कांग्रेस जनप्रतिनिधि विधायक होते हैं और आप भी जनप्रतिनिधि एक पूरे प्रदेश के मुखिया है, तो आप निष्पक्ष होकर सबके विकास कार्य को प्राथमिकता दें। ये सभी चारों बिंदुओं पर बात हुई। साथ में आदिवासी क्षेत्र में जो केंद्र सरकार से पैसा नहीं आ रहा, यहाँ से मध्य प्रदेश सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेज पाती है, उस पर हमने कहा कि करोड़ों रुपए आदिवासी 29 जिलों के अंदर पैसा रुका हुआ है, वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा, उस पर बात हुई। ऐसे ही कई विषय हमारे सभी साथी विधायकों ने आपसे वही कहा कि महिला अत्याचार हो, चाहे दलित अत्याचार हो, आदिवासी अत्याचार हो, सभी बात को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। कांग्रेस पार्टी चिंतित है। रेलवे में उचित मुआवजा और नौकरी को लेकर किसानों ने SDM रामपुर बाघेलान को ज्ञापन पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। सौंपे गई ज्ञापन में ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत सतना रीवा रेल लाइन दोहरीकरण के लिए अधिग्रहित की गई ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में किसानों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया गया है, जिसको लेकर किसानों के द्वारा हिनौती से बघाई तक 8 किलोमीटर दोहरीकरण का कार्य किसानों के विरोध के चलते रुका हुआ है। वहीं तत्कालीन कलेक्टर अजय कटेसरिया किसानों के धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों की समस्या सुनकर रेलवे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए थे। इसके बावजूद आज तक किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं होने के चलते किसान आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। वहीं उक्त समस्या से कई बार सांसद और रेलवे GM को अवगत कराया जा चुका है। सरगुजा जिले के कलेक्ट्रेट में सैकड़ों ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर PEKB खदान को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। ग्रामीणों ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि 2017 में राजस्थान विद्युत मंडल द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद उन्हें मुआवजा तो मिला, लेकिन खदान का उत्खनन कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 6 गांवों के 819 खातेदारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया, लेकिन 7 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी खदान शुरू नहीं हो पाई। मुआवजे की राशि भी अब समाप्त हो चुकी है और खदान शुरू न होने के चलते ग्रामीणों को नौकरी नहीं मिल रही, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। का है 2017 से अधिग्रहण रही। 2020 में मोर बाप के नाम से जमीन रही, तेला मोजा हमन उठा ले हन। हमन 2 भाई हन, इधर उधर भटकत हवन नौकरी बरी। आज हम मुर्दाऊ दोहई छो जगह में निवेदन करे आए हों। सरगुजा संभाग के एक ठन बाप होते कलेक्टर हर, ओकरे जग में निवेदन करे आए हों कि सरगुजा संभाग के जो कलेक्टर महोदय हैं वो एक ठन सरगुजा बाप के बराबर होते। ओकरे जग निवेदन करे आए हैं कि जो खदान हर
हमार जो परसा खदान है यह जल्दी चालू हो और हमार जो रोजगार है वो रोजगार ला हमारा मिलना चाहिए। मोर जो लड़का छुआ हैं रोज दिन पैसा मांगते हैं, मोर पैसा दे नहीं पात हो हमारा खदान हर खुली तो पैसा मिले तो मैं लड़का मतलब आगू भी पढ़ा सकता हूँ प्लस खाई मिठाई पर पैसा भी दे सकता हूँ। हमारा हमार खदान हर खुले और हमारा रोजगार मिले हो जगह। हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारी जो 2017 से अधिग्रहण जो हुआ है परसा कुल ब्लॉक का, जो अभी तक बंद पड़ी हुई है, और हमारी ज़मीन अधिग्रहण राजस्थान राज्य विद्युत मंडल द्वारा कर लिया गया है। और 2017 से हम लोग भटक रहे हैं इधर से उधर कि हमको मतलब नौकरी और रोजगार मिले कैसे करके, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई ऐसा हुआ नहीं है। इसमें मतलब 6 गांव प्रभावित है परसा कुल ब्लॉक में। इसमें कम से कम 819 खातेदार हैं जो मुआवजा ले चुके हैं, और इसमें हर खातेदार के पास नौकरी का प्रावधान है, और उस नौकरी के लिए हमारे युवा साथी हमारे सामने खड़े हैं। उन लोग नौकरी के लिए 2017 से आज तक भटक रहे हैं। पीसीबी खुल नहीं पा रही है, और रोजगार के लिए हम भटक रहे हैं, ना उसमें खेती कर पा रहे हैं, ना तो हम लोग उस रोजगार पा रहे हैं। इसीलिए कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि जितना जल्दी हो सके उस पीसीबी को खुलवाया जाए और हमें रोजगार मिले, ताकि हमारे आसपास के लोग एकदम कुछ आगे बढ़ें। और यहाँ ऐसा स्थिति बना दिए हैं कि यहाँ बाहरी लोग आकर के तमाशा बना के रखे हैं, और हम वहाँ के लोकल लोग यहाँ पे पागल बना के बैठे हैं कि हम लोग 2017 से इंतजार करते करते परेशान हैं। इसीलिए हम लोग कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि आप जितना जल्द हो सके आप पीसीबी को चालू करवाएं, हमें रोजगार दिलाएं। बालाघाट बस स्टैंड के पेट्रोल पंप का दरवाजा तोड़कर निवासी भटेरा की पुरानी रंजिश को लेकर की गई हत्या के मामले में बालाघाट कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी राजेश चामलाटे समेत उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। उक्त घटनास्थल की फोरेंसिक टीम और पुलिस के अधिकारियों ने निरीक्षण कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग टीम गठित की गई थी। द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना इस प्रकार से है कि पुरानी रंजिश को लेके शहर के बस स्टैंड में निशांत उर्फ मोनू सोनी ये मृतक है जिस पे चाकू से हमला किया गया, और जिनके द्वारा हमला किया गया उनके मुख्य तौर पे नाम है, आरोपियों में मुख्य आरोपी है राजेश चामलाटे, तनवीर शेख, अंकित चामलाटे और कुलदीप हरनखेड़े। यहाँ पे ख़ास तौर पे बात यह है कि इन दोनों पक्षों के मध्य 3 माह पहले ही बस स्टैंड पे ही सवारी बिठाने को लेकर विवाद हुआ था। मुख्य आरोपी राजेश एवं मृतक मोनू दोनों अलग अलग ट्रैवल्स के लिए बस कंडक्टरी का काम करते थे। मोनू के ऊपर जब हमने पता किया यहाँ पे तो 25 से अधिक आपराधिक प्रकरण पूर्व से दर्ज हैं, और जो राजेश है जिसमें उसके ऊपर भी 6 अपराध पंजीबद्ध होना पाए गए हैं। तो दोनों की आपराधिक प्रवृत्ति भी रही है शुरू से ही, और संपूर्ण घटनाक्रम में पुलिस ने जो तत्काल त्वरित कार्रवाई करी है, इसके लिए टीम को 5000 रुपये के इनाम से भी रिवॉर्ड जो है देने की मैं यहाँ पे घोषणा करता हूँ। मुख्य तौर पे हमारे उप निरीक्षक हैं, इसमें 2 उनका अच्छा काम रहा है, अमित अग्रवाल एवं दीप सिंह परमार। इन दोनों अधिकारियों का विशेष इसमें सराहनीय योगदान रहा है। प्लस इसके साथ ही नवरात्र के पहले ऐसी घटना होने के कारण हम चाह रहे हैं कि शहर में अन्य ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड के जो व्यक्ति हैं उनकी भी तस्दीक कर लें, और सुनिश्चित करें कि जो आने वाला त्यौहार का समय वो शांतिपूर्वक तरीके से शहर में मनाया जा सके। पुलिस इस मामले में ऐसे आपराधिक तत्वों के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति पे काम करेगी, और घटनाओं से सबक लेते हुए कैसे शहर को और सेफ किया जा सकता है, कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ऐसे और अन्य विवाद जनित हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सीहोर जिले के प्रदेश के प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में शुरू होने वाले 3 अक्टूबर से नवरात्रि त्योहार को लेकर सीहोर कलेक्टर द्वारा एवं मंदिर समिति के द्वारा ऊपर मंदिर पहाड़ी पर बाहर से आने वाले निजी 4 पहिया वाहनों को नवरात्रि में बंद किया जाएगा, और यात्रियों को ऊपर आने और जाने की सुविधा देने के उद्देश्य से ट्रस्ट और प्रशासन के निर्देश के अनुसार घरेलू 4 पहिया वाहनों से श्रद्धालुओं को निर्धारित शुल्क देकर दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार पर्याप्त पुलिस बल का लगाया जाता है यहाँ पर, और
विशेषकर घाटी मार्ग पर और जहाँ जहाँ संवेदनशील स्थान है, जहाँ भीड़ बढ़ने की ज़्यादा संभावना है, बाज़ार, मार्केट, जेब कतरों के लिए, चोरी वालों से बचने के लिए, और कहीं एकदम भीड़ ज़्यादा इकट्ठा ना हो पाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, जिससे दर्शनार्थी आएँ और दर्शन करें और यहाँ से सकुशल जा सकें। सर, आनी घाट पे काफ़ी ट्रैफिक वाला, किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं ट्रस्ट ने? सलकनपुर नवरात्रि का जो पर्व हम मनाने जा रहे हैं, उसमें ट्रस्ट ही नहीं, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे लोग मिल के व्यवस्थाएँ करते हैं। और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष जो है कुछ थोड़ी कठिनाई का अनुभव हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, तो मंदिर का रिनोवेशन जो चल रहा है और देवी लोक का निर्माण चल रहा है, इस कारण से कई व्यवस्थाएं टूट फूट गई हैं, रेलिंग वगैरह, छाया वगैरह की व्यवस्था। तो ट्रस्ट समिति टेम्परेरी व्यवस्था करके प्रयास कर रही है कि जो दर्शनार्थी आए उन्हें सुविधाजनक स्थिति में दर्शन हो सके और वो यहाँ से अच्छा संदेश लेकर जाएं, इस बात का प्रयास है। ये ऊपर आने जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था रहेगी इस बार? उस दिन जिला प्रशासन की बैठक थी, माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब उपस्थित थे। उनके नेतृत्व में टैक्सी यूनियन का जो चुनाव हुआ है, उसमें वो प्रखर नायक को टैक्सी यूनियन वालों ने अपना नेता चुना है, अध्यक्ष चुना है, और उनके द्वारा प्रतिवर्ष टैक्सियों का संचालन किया जाता है। तो जो टैक्सियाँ रजिस्टर्ड हैं, हमने एक बात प्रशासन के सामने रखी थी कि जो टैक्सियाँ कंडम हैं, जिनके दुर्घटना होने की संभावना है, जिनकी फिटनेस ठीक नहीं है, और यहाँ के सरपंच साहब ने भी इस बात को उठाया था, तो हमने भी उसका समर्थन किया कि हाँ साहब, हम लोग चाहते हैं कि केवल वही टैक्सियाँ चलें जो बिल्कुल फिट हैं और जिनमें दुर्घटना होने की संभावना ना के बराबर हो, और ड्राइवर धीरे गाड़ियाँ चलाएं और सवारियों से उतना ही पैसा ले जितना कि प्रशासन द्वारा तय किया जा रहा है। एक बात सामने और आ रही है कि घरेलू टैक्सी, घरेलू गाड़ियों को परमिशन दी गई यहाँ पर, जो टैक्सी कोटा की उनको नहीं दी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। टैक्सी कोटे की जो गाड़ियाँ हैं वो तो चलेंगी, लेकिन वो ही चलेंगी जिनको आरटीओ का फिटनेस प्राप्त होगा, वो टैक्सी कोटे की गाड़ी चलेंगी। और जहाँ तक निजी गाड़ियों की बात है, तो जितनी पार्किंग का ऊपर स्पेस है, और देखेंगे कि यदि गाड़ियों के खड़े होने की स्थिति है और इतनी गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं, तो उस स्थिति में निजी गाड़ियों को भी प्रशासन अलाउ करेगा। इसमें आगामी जो नवरात्रि पर्व है उसमें भक्तजनों का बहुत आगमन होगा, तो दृष्टिगत रखते हुए आदरणीय कलेक्टर सर के द्वारा निर्देश दिए गए कि ये जितनी भी जो गाड़ियाँ जो भक्तजनों के लिए यहाँ पे चलाई जाएंगी, उनको अच्छे से चेक किया जाए, कहीं भी कोई त्रुटि न रह जाए। इसलिए उसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त अभियान के तहत इन सारी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, कि सारे पेपर चेक किए जा रहे हैं, इनकी फिटनेस चेक की जा रही है कि कहीं स्टीयरिंग, ब्रेक्स और भी टेक्निकल जो चीज़ें हैं, टायर हो गया और भी टेक्निकल जो चीज़ें हैं, उनको सुधारने का संपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। और जो कमियां पाई जा रही हैं तो उनको सुधारने के लिए सामूहिक प्लान किया जा रहा है और उनको ओके भी किया जा रहा है, ताकि भक्तजनों को सुविधा हासिल हो। अभी कुछ गाड़ियाँ रिजेक्ट भी हुई हैं क्या? कुछ रिजेक्ट ऐसी फाइनली तो नहीं हुई है, लेकिन जैसे किसी में टायर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, किसी में ब्रेक कुछ कर रहा है, तो उनको सुधरवाने के लिए कहा गया है और हम लोग उसको चेक करने के बाद फिर करेंगे। टैक्सी कोटा कोई नहीं, सब प्राइवेट वाहन है। टैक्सी कोटा एक ही है बस गाड़ी। कमर्शियल गाड़ी एक है? हाँ जी, एक है। प्राइवेट गाड़ी से बाकी पूरी प्राइवेट गाड़ी है। पुराने मॉडल की भी गाड़ी है। इनकी फिटनेस कुछ नहीं है। 2002 का मॉडल भी है, 2009 का मॉडल है, 2003, बहुत पुरानी गाड़ी है। तो आरटीओ पे पास है ये गाड़ी? नहीं। लगभग कितनी गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं यहाँ पे सलकनपुर में? सलकनपुर में कम से कम 60 गाड़ी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।